आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के आखिरी पराक्रमी महाराजा स्कंदगुप्त की, जिन्होंने अपने अद्भुत शौर्य और वीरता से हुनों को परास्त कर दिया था। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्कंदगुप्त से पहले और कौन-कौन से राजा गुप्त वंशावली में हुए। मौर्य वंश के पतन के बाद काफी लंबे समय तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया था, परंतु वे पूर्ण रूप से इसमें सफल नहीं हो पाए। तीसरी शताब्दी में 3 राजवंशों का उदय हुआ। पहला मध्य भारत में नाग वंश, दूसरा दक्षिण में वाकाटक और तीसरा पूर्व में गुप्त वंश। गुप्त वंश का प्राचीनतम राजा श्रीगुप्त को माना जाता है। उनके बाद उनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। इस समय तक गुप्त राज्य मगध के आसपास तक ही सीमित था। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंशावली में पहले स्वतंत्र शासक हुए। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बाद में लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिच्छवी को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इनका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक था। इसके बाद समुद्रगुप्त आए और इन्होंने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में मालवा तक फैला हुआ था। कश्मीर, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इनके साम्राज्य में सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां तक इनकी अधीनता स्वीकार करती थीं। एक भी युद्ध ये नहीं हारे थे, इसलिए विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन कुछ ही समय के लिए। इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने और उन्होंने तो गुप्त साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि इनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। समुद्रगुप्त के समय जो राज्य गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं हो पाए थे, उन सबको चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। काठियावाड़, गुजरात, पंजाब, बंगाल, इन सबको गुप्ता एम्पायर में शामिल कर लिया। कुछ को अपने बाहुबल से और कुछ को वैवाहिक संबंधों के द्वारा। इनके दरबार में नवरत्न थे और इतना बड़ा साम्राज्य था कि 2-2 राजधानियां बनाई गई थीं। एक पाटलिपुत्र तो था ही, साथ ही उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया गया था। इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुए। इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने कोई साम्राज्य विस्तार वगैरह नहीं किया, लेकिन गुप्त साम्राज्य को संगठित और सुशोभित बनाए रखा। मतलब इतने बड़े साम्राज्य को संभाल कर रखा। वैसे इनका शासनकाल शांति और सुव्यवस्था का काल था और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। लेकिन भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय स्कंदगुप्त ने युद्ध का संचालन किया था और पुष्यमित्रों को परास्त कर दिया था। उसी समय कुमारगुप्त प्रथम की भी मृत्यु हो गई थी। गुप्त वंश के लगभग सारे राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पर उन्होंने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। सभी धर्मों को आदर दिया, चाहे वह बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो। कुमारगुप्त के समय में भी यही था, धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। सातारा जिले से प्राप्त कुछ सिक्कों से यह पता चलता है। इन्होंने महेंद्रादित्य और अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण की थी। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, स्कंदगुप्त और हुनों का आक्रमण। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। हालांकि ये कुमारगुप्त के बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों को पराजित कर इन्होंने अपनी वीरता और प्रतिभा का परिचय दिया था। इसलिए कुमारगुप्त ने इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था।
कहा जाता है कि पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयंकर था कि गुप्त साम्राज्य की राजलक्ष्मी विचलित हो गई थी और उन्हें स्कंदगुप्त ने पुनः अपने बाहुबल से स्थापित किया था। इसी युद्ध में स्कंदगुप्त ने शत्रुओं का नाश करते हुए कई रातें जमीन पर सोकर बिताईं। स्कंदगुप्त का शासनकाल महज 12 वर्षों का ही था। इन्होंने 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने जितने सालों तक शासन किया था उतने ही सालों तक युद्ध भी लड़ा था। इनके शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। हुन मध्य एशिया के जंगली कबीले वाले लोग थे जो खानाबदोश होते थे। ये बड़े ही भयंकर योद्धा थे और 4वीं-5वीं शताब्दी में दुनिया पर अपना आधिपत्य फैलाया था। ये एक जगह टिक कर नहीं रहते थे बल्कि घुमक्कड़ थे और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते थे। ये इतने क्रूर और बर्बर होते थे कि बच्चों को मार देना, महिलाओं को उठा ले जाना, सामूहिक नरसंहार करना, शिक्षण केंद्रों को जला देना, ये सब इनके लिए आम बात थी। हुनों से बचने के लिए ही चीन की दीवार भी बनाई गई थी। हुनों ने रोम, यूरोप, इटली, फ्रांस वगैरह अनेक देशों की संस्कृति को तहस नहस कर दिया था। पूरा यूरोप हुनों के हमलों से खत्म हो गया था। अब इन हुनों का रुख भारत की ओर हुआ। इन्होंने ये खाइबर पास के रास्ते से आए जो कि पहाड़ों के बीच से एक रास्ता है और अभी ये खाइबर पास उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है। तो यहीं से हुन भारत पर आक्रमण कर कश्मीर और गुजरात जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। जब स्कंदगुप्त को हुनों के बारे में पता चला तो उन्होंने लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया और ये स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। भीतरी अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव में स्थित है, चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक स्तंभ खड़ा है जिस पर गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। लेख की भाषा संस्कृत है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें गुप्त साम्राज्य पर पुष्यमित्रों तथा हुनों के बर्बर आक्रमण का संकेत है। हुनों की जिस बर्बरता ने रोमन साम्राज्य को चूर चूर कर दिया था वह एक बार यशस्वी स्कंदगुप्त की चोट से थम गई। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि यह इतना भयंकर युद्ध था कि सारी पृथ्वी कांप उठी। युद्ध में विजय स्कंदगुप्त की हुई और ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हुनों को परास्त कर दिया था, उन्हें भागने पर विवश कर दिया था। जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के कंधार तक उन्होंने हुनों का खात्मा कर दिया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। स्कंदगुप्त ने हुनों को इतनी करारी शिकस्त दी थी कि हुनों ने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। चूंकि गुप्तों के पास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही इतनी बड़ी विशाल और अनुशासित सेना थी कि कोई भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। संभवतः 5 लाख पैदल सेना, 50,000 घुड़सवार, 20,000 रथ, 10,000 हाथी और 1200 से ज्यादा पानी के जहाज गुप्त साम्राज्य की सेना में शामिल थे। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोक परोपकारी शासक था जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और उन्होंने 2 महीने के अंदर भारी धनराशि खर्च करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। ये वही सुदर्शन झील है जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। पहले अशोक ने और फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन फर्स्ट ने इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अब स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य और शक्रोपण आदि उपाधियां भी धारण की थी। इन्होंने भारतीय संस्कृति, कला, भाषा आदि को बचाने का काम किया था। हालांकि स्कंदगुप्त हुनों को हराने में सफल रहे, पर हुनों के निरंतर आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की जड़ें कमजोर कर दी थीं
जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के आखिरी शक्तिशाली सम्राट थे। तो दोस्तों, ये थी महाराजा स्कंदगुप्त की कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।